हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। बात करेंगे दोस्तों आज यहाँ पर एएसआरबी एग्ज़ाम के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के तहत 500 जीके क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 500 जीके क्वेश्चन हम एएसआरबी एओ के लिए पढ़ने वाले हैं। यदि आप पूरे लेक्चर को देखते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से, और इस जो भी 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें आप सभी को करंट अफेयर के भी क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब मिक्स करके दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सेट किया हूँ। तो उससे पहले आप सभी को बता दूं हमारे पेड कोर्सेज हैं जो कि अभी 147 में मात्र मिल रहे हैं दोस्तों। हमारे व्हाट्सअप नंबर हम बात करेंगे, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिए 9838845742 अर्थात 9838845742। इस पर आप व्हाट्सअप करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और वहाँ पर आप सभी को स्टडी मटेरियल, 100 मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए दोस्तों। समय बहुत कम है, आप सभी को पता है कि 3 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इसी को देखते हुए मैंने ये सीरीज यहाँ पर 500 का स्टार्ट किया। इसका पीडीएफ पाना है तो आप सभी को निश्चित रूप से पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पीडीएफ ओनली पेड ग्रुप वालों को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश डैश कहाँ पर स्थित है? मणिपाल में है, मदुरई में है, पालघाट में या फिर मैंगलोर में है? तो दोस्तों पालघाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वो पालघाट में स्थित है। बात करेंगे पालघाट जो प्रायद्वीप है ये भारत का प्रमुख दर्रा है। जी हाँ दोस्तों, पालघाट भारत का प्रमुख दर्रा है जो क्या करता है, केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। किसको? केरल को यहाँ पर जोड़ता किससे? तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। और यह स्थित कहाँ है दोस्तों? यह केरल के पलक्कड़ में स्थित है। केरल के कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पलक्कड़ में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। पालघाट कहाँ है? नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा? इंटरनेट है, या फिर शिक्षा, या फिर परिवहन, या फिर समानता? यानी कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर इसका हो जाता है बी। ये राइट आंसर क्या होता है? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। शिक्षा, यहाँ पर बी राइट आंसर, तो बी यहाँ पर शिक्षा है। तो भारत में हाल के वर्षों में कुछ संशोधनों के साथ गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं पर विचार किया गया, जिसमें आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि को क्या किया? शामिल किया गया। ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर यह कार्य किया कब गया? तो 2009 में सुरेश तेंदुलकर और 2014 में सी रंगराजन के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश डैश क्या बन गया है? एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिणी एवं उत्तरी बाजार, भिन्न बाजारों का समूह। तो बात करेंगे दोस्तों, यदि हम यहाँ पर इसके राइट आंसर 28 के राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है बी, एक सामान्य बाजार। क्या हो जाता है? एक सामान्य बाजार। ओके। अब यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर है वस्तु एवं सेवा कर भारत की नई अप्रत्यक्ष, यानी कि जीएसटी की बात हो रही है दोस्तों। यह अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। जीएसटी कैसा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से यह दोस्तों यह लागू है। ठीक है ना। और इस कर के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की ओर से लिए जाने वाले टैक्सों को तीन टैक्सों, सेंट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स तथा इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर क्या लागू? जीएसटी। ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर केरल में, या फिर महाराष्ट्र में? तो दोस्तों बात करेंगे आगा खां, यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह भी याद करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो आगा खां कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के दोस्तों पुणे में आगा खां स्थित है। यदि हम और क्वेश्चन बात करें, इसका निर्माण दोस्तों 1892 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1892 में इसका निर्माण हुआ था। 1892 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय के द्वारा। ठीक है ना। अब इसी भवन में महात्मा गांधी और उनके जो सहयोगी थे, इसी भवन में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को
1942 में दोस्तों बंदी बनाया गया था। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष या फिर 50 वर्ष? तो दोस्तों बात करेंगे ब्रिटिश यहाँ पर शासकों ने, तो यहाँ पर बात करेंगे इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, राइट आंसर ए, 200 वर्षों तक। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया दोस्तों? शासन किया। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक दोस्तों यहाँ पर शासन किया गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम जानते हैं। 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757, ठीक है ना। 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम बार राजनीतिक सत्ता दोस्तों प्राप्त हो गई थी। ठीक है ना। अब उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मिली विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की तीन प्रमुख शक्तियां, जैसे तीन प्रमुख शक्ति उस समय कौन कौन थी? मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम पर वर्चस्व स्थापित हो गया था। ठीक है ना। अब भारत का 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो लगभग यहाँ पूछ रखा, तो लगभग यहाँ पर 200 वर्ष। ठीक है ना। 500, 100, 50 गलत है, तो लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर ब्रिटिश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जो कि ओलंपिक अभी हुआ है, तो 2021 वाला, तो 2016 का भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। ठीक है। तो ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, तो चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी चेन लांग ने जीता। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। कौन दोस्तों? चीन के यहाँ पर खिलाड़ी चेन लांग, इन्होंने जीता। अब बात करेंगे इस बार भारत में कुल कितने पदक जीते 2021 में? तो भारत में कुल 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है ना। भारत की तरफ से यहाँ पर ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह। कमेंट करके आप बताइएगा। मनप्रीत सिंह के साथ यहाँ पर एक और प्लेयर थी जो ध्वजवाहक थी यहाँ पर। ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में, और यहाँ पर अंतिम समारोह, मतलब जब समारोह हो रहा था, खत्म हो रहा था, तब कौन थे? तो वो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, यह कमेंट करना है। और यहाँ पे एक और कमेंट करना है कि मनप्रीत सिंह के साथ जो स्टार्टिंग में हुआ था, यानी कि उद्घाटन समारोह, कौन यहाँ पर 2021 में ध्वजवाहक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं, जो भी कोई परिस्थितिकी होता है ना, परिस्थितिकी तंत्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, उसके निर्माण में क्या क्या शामिल होते हैं? भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और प्रतिजैविक घटक। तो बात करेंगे एक परिस्थितिकी तंत्र में, जिसमें दोस्तों जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं, परिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? पौधे हो गए, जानवर हो गए, जीव हो गए, यही दोस्तों शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे जैविक और अजैविक घटक। ठीक है ना। पौधे हो गए, या फिर देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, पौधा दे दिया, जानवर दे दिया, जीव जंतु कुछ भी दे दिया, तो परिस्थितिकी निर्माण में वो दोस्तों शामिल हो गया। लेकिन जैविक और अजैविक भी इसका क्या होता है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने इस बार आ चुका। घूमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? यहाँ देखिएगा, घूमर ये नहीं है, अच्छे से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर घूमर है। नहीं, वो नृत्य नहीं है। घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से, केरल से, उड़ीसा से, पंजाब से। तो दोस्तों घुमरा लोक नृत्य का यहाँ पर बात करेंगे तो उड़ीसा का है। कहाँ का डियर? उड़ीसा। यानी कि सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। घुमरा लोक नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। कहाँ से? उड़ीसा से। अब इसकी उत्पत्ति बात करेंगे, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से हुई। उड़ीसा के कहाँ से हुई दोस्तों? कालाहांडी जिले से इसकी जो है हुई थी शुरुआत। उसके साथ साथ यह नृत्य वर्तमान समय में सभी वर्गों के बीच, मतलब यह नृत्य होता क्या है, जो भी यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उड़ीसा में, तो उनके बीच विश्राम, मनोरंजन, प्रेम, भक्ति और मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता घुमरा लोक नृत्य। कहाँ का है? सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर, उड़ीसा इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा सा इधर उधर कोई दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, तो उसके दोस्तों सॉरी, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, धर्मनिरपेक्षवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी बोला जाता है। एकदम राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, तो धर्मनिरपेक्षता की यदि हम बात करेंगे दोस्तों,
तो संविधान के भाग 3 में, कहाँ पर, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 है, ये भी याद रखिएगा। मौलिक यहाँ पर बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का यह जो वर्णन है ना वो 25 से 28 तक है। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया 1976 में दोस्तों? पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण डैश प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो दोस्तों सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है ना वह प्रकाश ऊर्जा को बदलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और CO2 की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। किसके किसके सहायता से दोस्तों? CO2 की मदद से, और जो यहाँ पर सन का लाइट होता है अर्थात सूर्य का प्रकाश होता है उसके हेल्प से। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ लेता है इस प्रक्रिया का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो क्लोरोफिल यहाँ पर दोस्तों सबसे प्रमुख घटक है इस प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लासेज यहाँ पर फ्री की क्लासेज आप सभी के हाई डिमांड पर यूट्यूब पर लेकर आया हूँ, और हर सब्जेक्ट का क्लासेज मैं लेकर आऊँगा। ठीक है ना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो दोस्तों 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान बात करेंगे भारत के PM कौन थे, तो अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। उस समय जो PM थे दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर इसकी जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 1965 को दोस्तों हुई थी, और यह युद्ध दोस्तों 17 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 17 दिनों तक चला था, और 23 सितंबर को यह युद्ध जाकर समाप्त हुआ। और इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने इस देश का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सशक्त नेतृत्व किए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पहले PM कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। चलिए, और पहली महिला PM आप सभी को पता, इंदिरा गांधी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, या फिर अबुल कलाम आजाद? तो स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पर बात करेंगे कानून मंत्री की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों C फॉर चेन्नई, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है ना। ये थे भारत के पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के, और ये कब से कब थे? 1947 1951 के बीच में। ठीक है ना। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काफ़ी महान व्यक्ति थे। ऐसे लोगों को सत सत नमन किया जाना चाहिए। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे चिपको आंदोलन की, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तमिलनाडु में, या फिर यूपी में, या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट में शुरू हुआ। मतलब सबसे पहले दोस्तों यूपी से स्टार्ट हुआ, जो कि अभी वो जो पार्ट है ना वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी प्लस उत्तराखंड पहले एक था, लेकिन अब अलग हो गया। लेकिन अब वो पार्ट जहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड में है। ठीक है ना। और यह क्यों किया गया था? वनों की सुरक्षा के लिए दोस्तों किया था। और 1970 में दोस्तों क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। कब? 1970 में स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की, और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है ना। इस आंदोलन की जो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1973 में हुई। कब हुई थी दोस्तों? इस आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था 1973 में हुआ था, और इसका जो केंद्र था दोस्तों वो जिला का कभी कभी पूछ लेता है, तो जिला दोस्तों था चमोली। कौन सा जिला था? चमोली जिला था। आगे दोस्तों हमारे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बात करेंगे, पूछ लेता कौन से शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? बुद्ध का, या फिर हर्ष का, या फिर गुप्त का, या फिर पारस का? तो आप सभी को पता है जो गुप्त वंश था दोस्तों उसी को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। मौर्य वंश का जब पतन हो गया था उसके बाद गुप्त वंश आया हुआ था। ठीक है ना।
चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल बजट डैश डैश केंद्रीय बजट से अलग होता है, राज्य के बजट का हिस्सा होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है। दोस्तों रेल बजट प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर यदि बात करेंगे दोस्तों, रेल बजट यहाँ पर अब जो है केंद्रीय बजट का भाग होता है, पहले अलग था, ठीक है ना, अब केंद्रीय बजट का भाग होता है। आगे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ कोई क्वेश्चन रह गया था या फिर 30 या 39। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बात करेंगे यहाँ पर सुपीरियल झील है, या फिर बैकाल झील, या फिर वोस्तोक झील, या फिर तंजानिका झील। तो बात करेंगे दोस्तों बैकाल झील, यहाँ पर राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों बॉम्बे, यहाँ पर बैकाल झील है, ठीक है ना। इस झील की जो औसत गहराई वो 744.4 मीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये झील पाई कहाँ जाती है? तो यह झील रूस में पाई जाती है। कहाँ पर? रूस में। अगला क्वेश्चन, छिमलीदार पौधे या फिर फलीदार पौधे डैश डैश की उपस्थिति में मिट्टी की पूर्ति करते हैं? राइजोबियम, स्पोरोकेट, या फिर एग्योफिसी, या फिर फर्मिक्यूट। तो दोस्तों राइजोबियम यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए फॉर यहाँ पर एप्पल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? संक्षेप, अरे यार इतना मेहनत किया जाता है, संक्षेपण का, या फिर वाष्पीकरण का, या पास्तुरीकरण का, या हाइड्रोजनीकरण का। तो दोस्तों पास्तुरीकरण यहाँ पर राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है? पास्तुरीकरण। पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और सबसे पहले 1864 में, कब दोस्तों? 1864 में स्टार्ट हुआ था लुई पास्चर के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, क्षारकीय होती है, या फिर उदासीन होती है। तो दोस्तों साबुन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो क्षारीय होती है। यानी कि जैसे आप सभी के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ये कह रहा कौन सा कांतरी चट्टान नहीं है? स्लेट, संगमरमर, नाइस, या फिर चूना पत्थर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डी फॉर यहाँ पर डेनमार्क की जाए, चूना पत्थर जो होता है दोस्तों, यही क्या होता है, कांतरी चट्टान नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों कांतरी चट्टान है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, जो दक्षिण के चोल शासक थे उनके प्रभाव का काल क्या था? 17वीं, 9वीं, 19वीं, या फिर 9वीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आता दोस्तों बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में, ठीक है ना। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कब का दोस्तों? प्राचीन भारत का। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 9वीं से कब तक? 13वीं शताब्दी तक इन्होंने दोस्तों शासन किया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों बात करेंगे मटकी का, तो मटकी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का परंपरागत नृत्य है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मालवा उस मतलब मध्य प्रदेश में मालवा गांव है, तो मालवा गांव की महिला विभिन्न अवसरों पर यह नृत्य करती हैं, ठीक है ना। और ये ढोल इसमें आता है, और भी बहुत सारी चीज़ आती है, ढोलक आता है, ढोल आता है, और उसी के सहायता से ये होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हमारे पेड बैचेज में ज्वाइन करने के लिए 9838845742 बार व्हाट्सअप करिए। वीडियो क्लासेज स्टार्ट है, मॉक टेस्ट दे दिया जा चुका है, सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। आप भी तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही जल्द कर लिए, समय बहुत कम है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। कोई भी दिक्कत हो इस क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा जो इशू दिख रहा है ना, ये PDF वगैरह का, ये सब भी कल से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं।